Hello friends, today we are going to discuss and try to solve CTET previous question paper. So, I am your MD sir. How to crack CTET examination? This question evolving around in our mind. With the perfect planning, hard work and of course smart work, we can definitely achieve that success. Child development and pedagogy का first question. Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? So they are asking about heredity and environment. So child development is the result of interaction between heredity and environment. दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों की बहुत सी इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे कि इंटेलिजेंस, हाइट, दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी. ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. वैसे ही जैसे लैंग्वेज, बिहेवियर, सोशल स्किल्स, ये जो चीज़ें हैं ये एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन, राइट आंसर. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following statement is not one of the following statement cannot be attributed to Piaget's theory? So कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार कहा नहीं जा सकता? So उन जो पियाजे हैं उनके थियरी के अनुसार ये जो चार ऑप्शंस हैं, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, children construct and use knowledge about their world, learning takes place through constant practice, and the fourth one, children act on their environment. So ये जो क्वेश्चंस में है, पियाजे थियरी हम कुछ थोड़ी समझनी पड़ेगी. पियाजे believed that children actively construct knowledge. So development occurs in qualitative stage. So here the learning takes place through constant practice. जो पियाजे की थियरी कहती है कि लर्निंग थ्रू टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, वो कांस्टेंट प्रैक्टिस से चलती रहती है. वो जो लर्निंग थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस है, इट रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियरिज्म जो पियाजे की थियरी है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट? सो इन जो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की ये एक सीमा नहीं है? सो इसमें हमें किसी भी सवाल को आंसर करने से पहले सवाल को जानना और समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो नॉट ए लिमिटेशन, वहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है, इट्स नॉट ए लिमिटेशन, इट मे बी ए स्ट्रेंथ. ओके. So here tendency to concentrate, development of the symbolic thought, egocentrism, irreversibility, जो इसके तहत आंसर आता है, the right answer is second one, development of symbolic thought. That is the correct answer. So why the answer is correct? Because ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 to 7 years के तहत चलता है. तो यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स, दिस इज ए स्ट्रेंथ नॉट ए लिमिटेशन. सिंबॉलिक थिंकिंग या सिंबॉलिक थॉट है वो स्ट्रेंथ होता है, नॉट ए लिमिटेशन. सो दैट्स व्हाई द सेकंड वन इज राइट आंसर. प्ले हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट. सो द 4 रीजन्स आर गिवन हियर. अभी दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी. ऑफकोर्स जो बच्चे खेलते हैं वो अपने बॉडी के ऊपर एक निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है. एंड इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, वो अपने इंद्रियों के ऊपर भी निपुणता प्राप्त करते हैं. एंड द थर्ड वन, इट इज़ जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम. नो, इट इज़ नॉट ए जस्ट ए प्लेजेंट वे. वो एक जस्ट एंटरटेनमेंट के वास्ते नहीं खेला जाता. और या ऐसे ही कुछ खेलने के वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू गेन डेवलप देयर फिजिकल कंट्रोल एंड आल्सो स्टिमुलेट सेंसेस that helps children to learn skills. So that's why the answer
इज थर्ड वन, क्योंकि वहाँ पे नॉट ए सिग्निफिकेंट जो वो पूछा गया है, तो आंसर इज थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस invites children to think critically? डू यू नो द आंसर टू दिस? अब जब ये सवाल पूछे तो वो क्रिटिकली थिंकिंग के लिए बच्चों को एक मौका देता है, या व्हाट इज़ द राइट आंसर, कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस. सो द 4 क्वेश्चंस आर हियर. तो इसमें हमें एक सही तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का जो एक आंसर है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज. व्हेन वी आस्किंग द डिफरेंट वेज, देन ही जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द डिफरेंट वेज. वो अब दूसरे दूसरे रास्तों के बारे में जब सोचेगा तो डेफिनेटली देर क्रिटिकली थिंकिंग का जो मौका मिलेगा. सो दैट्स वाई द आंसर इज फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following options best describes progressive education? So यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है. जो विकल्प 4 विकल्प जो यहाँ पे दिए हैं, उनमें कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट. So the first one is learning by doing, project method, cooperating learning, and next thematic units, regular unit test, ranking, personal. So all the options are here, but the right answer is the first one is itself the right answer. Learning by doing, project method and cooperative learning. So these are very important in progressive education, because progressive education, it was supported by John Dewey. He emphasizes that learning through experience and projects and activities, and also cooperation, not by the rote learning or ranking. So that's why the answer is 1. Next question here, which one of the following statement about progressive education explains education is life itself? So here यहाँ पे मुझे 3 or 4 में आंसर लगता है. So life is the true educator, and also education in schools should reflect the social and natural world. So यहाँ पे maybe third one is the right answer. यहाँ पे right. Next question, which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? So Kohlberg's theory के बारे में जो यहाँ पे सवाल किया गया है, उनके सिद्धांतों के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें किसको सही या माना जा सकता है? सो कोहलबर्ग के बारे में जो क्वेश्चन किया गया है, राइट आंसर इज हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी. उनकी दोनों कॉग्निटिव मेच्योरिटी या मॉरल मेच्योरिटी के बारे में ही उनकी थियरी सपोर्ट की गई है. बिकॉज कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट शोज moral reasoning develops along with cognitive development. moral reasoning जो रहता है वो it develops along with cognitive development. higher moral stages required advanced thinking abilities. So that's why the correct answer for this question is first one. Next question, the zone of proximal development refers to निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है. 4 विकल्प दिए गए हैं. द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, अ कॉन्टेक्स्ट in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. So and the fourth one is the point is learning when support can be withdrawn. Here first we have to understand the zone of proximal development.
It is a gap between what a child can do alone and what they can do with the guidance support is called scaffolding. Thus option is 3. So that's why the answer is 3. Right answer यहाँ पे थर्ड वन होता है. An androgynous personality. Androgynous personality एक उभयलिंगी व्यक्तित्व. उभयलिंगी मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर दोनों भी जेंडर्स के बारे में व्यक्तिगत है. वही उसी तरह उभयलिंगी व्यक्तित्व भी रहता है. दैट पर्सनालिटी आल्सो हियर बिकॉज एंड्रोजेनस पर्सनालिटी it is possessing both masculine and feminine qualities. both qualities यहाँ पे देखने को मिलती है. not only masculine or feminine, दोनों qualities. example confidence plus sensitivity. it does not follow rigid gender stereotypes, right? So here the correct answer has a balance of what are generally considered masculine and feminine traits. That is the right answer for this question.